आज की ये एनिमे काफी खास होने वाली है, जिसमें मिस्ट्री, ट्रेजेडी और डिवाइन पावर का परफेक्ट ब्लेंड है। अकाने, आउटो और मिडोरी अपने लव्ड वन को ढूंढते हुए अपनी राहों पर चल रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में खौफनाक फोर्सेस और एक मिस्चीवियस कैरेक्टर लोकी है जो सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। ट्विन ब्रदर की ट्रेजेडी, अकाने और मिडोरी का इमोशनल बॉन्ड और आउटो की पास्ट की गहराइयों में छुपी कहानियां, सब कुछ आपको सस्पेंस और इंटेंस इमोशंस के साथ जोड़ कर रखेंगे। और क्या ये कैरेक्टर अपनी डेस्टिनीज को समझ पाएंगे या सब कुछ ऐसे ही उलझन में पड़ा रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया से। जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया भर से काफी आगे निकल चुका है। स्काई स्क्रैपर्स नियॉन लाइट से चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर में एक उदासी सी फैली है। आसमान से लगातार बारिश हो रही है, जैसे पूरा शहर अपने दुख को छुपा रहा हो। हर कोने में कुछ ना कुछ मैकेनिकल या ऑटोमेटेड दिखाई देता है, लेकिन इंसानी जज्बात कहीं खो गए हैं। इसी बारिश में एक लड़का दिखाई देता है, आउटो, जो काफी शांत और अपने ख्यालों में खोया हुआ है। भीगता हुआ वो एक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आता है। उसके कपड़े पूरे पानी में तरबतर हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, ना गुस्सा ना दर्द, बस एक ठंडी सी बेपरवाही। वो चुपचाप मेट्रो के अंदर चढ़ जाता है। मेट्रो का एटमॉस्फेयर भी कुछ खास नहीं था। लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। कुछ लोग अपने डिवाइसेस पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कुछ अपने सीट के कोने में सुकून ढूंढ रहे हैं। और तभी अचानक एक धमाका होता है। एक आदमी जो अपने हाथ से आग निकाल सकता था, वो मेट्रो में अटैक कर देता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने फायर एबिलिटीज का यूज करके सबको डरा रहा होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो आदमी एक छोटी सी लड़की को पकड़कर अपना होस्टेज बना लेता है। सब लोग डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, और तभी वो आदमी बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि सुन लो सब लोग, तुम लोग सोचते हो कि डिवाइन गेट सिर्फ एक कहानी है, तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें सच दिखाने आया हूँ। उसकी आवाज मेट्रो में गूंजती है। फिर वो डिवाइन गेट के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक वक्त था जब 3 अलग वर्ल्ड्स हुआ करते थे, टेरेस्टिया, सेलेस्टिया और हेलेस्टिया। लेकिन एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से वो आपस में मर्ज हो गए थे। तभी कुछ लोगों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स की स्पेशल पावर जागी थी, और ऐसे लोगों को एडेप्टर्स कहा गया। और सिर्फ एडेप्टर्स ही डिवाइन गेट तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी सबसे गहरी इच्छा को पूरी करवा सकता है। ये कहानी हर बच्चे ने अपने बचपन में एक फेरी टेल के रूप में सुनी होती है, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वो इसे एक सपना, एक झूठी कहानी मानकर भूल जाते हैं। और जो लोग अपनी पावर को जगा लेते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है और उन्हें इग्नोर किया जाता है। वो आदमी ये सब कहते हुए और भी वायलेंट हो रहा था। वो लड़की को अभी हर्ट करने ही वाला था, लेकिन तभी एक शांत लेकिन पावरफुल इंटरवेंशन होती है। आउटो अपनी जगह से आगे बढ़ता है और सब लोग सोच रहे होते हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन आउटो बिना किसी डर के उसके सामने आ गया था। उसके हाथों से पानी का एक स्पाइरल निकलता और एक सेकंड में ही वो फायर यूजर का आग के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। आउटो के मूव्स में कोई गुस्सा नहीं, कोई ईगो नहीं, वो बस प्रिसाइज और शांत है, जैसे उसके इमोशंस कहीं बहुत गहरे पानी में डूब गए हैं। वो फायर यूजर गुस्से में चिल्लाता है कि तो तू भी एक अडेप्टर है, और बस कुछ पलों में ही आउटो उसे हराकर जमीन पर गिरा देता है। मेट्रो में सब लोग हैरान रह जाते हैं, और फिर एंट्री होती है वर्ल्ड काउंसिल के 2 ऑफिशियल्स की, जिनका नाम होता है अकाने और मिडोरी। अकाने एक एनर्जेटिक और थोड़ा अग्रेसिव फायर यूजर है, जबकि मिडोरी काफी काम और कंपोज्ड विंड यूजर है। वो दोनों वहां अराइव करते हैं और सिचुएशन को संभालते हैं। आउटो और उस अटैकर को एक अलग डायमेंशन में ले जाया जाता है, जो कि एक इंटरोगेशन जोन जैसा कुछ था। वहां आउटो पर एक सीरियस आरोप लगता है ड्राइवर पोजीशन लॉ तोड़ने का। इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में जो लोग अपनी पावर का यूज करते हैं, उनके पास एक ड्राइवर नाम का डिवाइस होना जरूरी है, जो उनकी पावर को रेगुलेट करता है। बिना ड्राइवर के पावर यूज करना इलीगल माना जाता है। यहाँ अकाने थोड़ा गुस्से में आउटो से पूछता है कि तुम्हारे पास ड्राइवर कहाँ है। आउटो अपनी यूजुअल शांत टोन में कहता है कि मेरे पास ड्राइवर है ही नहीं। ये सुनकर अकाने और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आउटो के साथ फाइट करने के मूड में आ गया था, लेकिन मिडोरी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पहले इंजर्ड फायर यूजर का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। आउटो कुछ नहीं कहता, बस एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ वो टेलीपोर्ट कर जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि इसीलिए ही मुझे रेन पसंद नहीं है। जब वो चला जाता है तो कहानी फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। आउटो अपने पास्ट को याद करता है, एक अंधेरी गली और जमीन पर पड़ी एक डेड बॉडी, और आउटो को यहाँ पर खुद के गिल्ट और सैडनेस के बोझ के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। उसका पूरा पास्ट मिस्ट्री में लिपटा हुआ है। तभी एक और चीज होती है, वहाँ पर एक छोटा लड़का दिखाई देता है लाल आंखों के साथ। वो लड़का कोई रियल इंसान नहीं लगता, जैसे आउटो का अपना इमेजिनेशन हो या शायद उसके गिल्ट का फिजिकल कोई रूप हो। वो लड़का आउटो से कहता है कि तुम इनविजिबल बनना चाहते हो ना, पर तुम अपनी फीलिंग से कब तक भागोगे, और डिवाइन गेट में तुम्हारा
जवाब छुपा हुआ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक हल्का लाइट हार्टेड मोमेंट में। मिडोरी और अकाने अपने ही फ्रेंडली कंपटीशन में रेस कर रहे होते हैं। दोनों हंसी मजाक के मूड में थे, लेकिन रेस में मिडोरी थोड़ा फास्ट निकल जाती है और जीत जाती है। अकाने थोड़ा नखरे दिखाता है लेकिन स्माइल भी करता है, जैसे कि ये राइवलरी उनकी दोस्ती का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। तभी उनका एक क्यूट सा पेट मेटाबोन वहाँ पर आता है, जो कि एक छोटा सा फ्लोटिंग क्रिएचर था जो काफी एनर्जेटिक था। मेटाबोन एक्साइटेड होकर बताता है कि सुबह मेट्रो में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें आउटो ने किसी को हार्म नहीं किया था, बल्कि उसने तो लोगों की मदद की थी, सबको सेफ रखने के लिए फाइट भी की थी उसने। अकाने जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का है, वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो सिर्फ मारना चाहता है। तो मिडोरी उसकी बातों को कट करती है और कहती है कि मुझे तो उसकी आंखें ऐसी लगती है जैसे वो चुपके से रो रहा हो। उनकी बातों से ये क्लियर था कि दुनिया डिवाइन गेट को एक चाइल्डिश कहानी ही समझती है, एक पुरानी फेरी टेल जैसा कुछ। लेकिन मिडोरी पूरे दिल से बिलीव करती है कि डिवाइन गेट सच में होता है, और अकाने भी शायद कहीं ना कहीं बिलीव करता है, बस एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ से सीन कट होता और वर्ल्ड काउंसिल की एक हाई लेवल मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिशियल टेबल के राउंड बैठे होते हैं। एटमॉस्फेयर काफी सीरियस था। यहाँ पर रिवील होता है कि जो फायर यूजर मेट्रो में अटैक कर रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक डीमन एडेप्टर है हेलेस्टिया से। काउंसिल के एक सीनियर मेंबर मीटिंग में एक्सप्लेन करता है कि एडेप्टर्स अलग अलग वर्ल्ड से आते हैं। टेरेस्टिया ह्यूमन वर्ल्ड को कहा जाता है, और सेलेस्टिया फेरी के वर्ल्ड को, और हेलेस्टिया होता है डीमन का वर्ल्ड। इन तीनों वर्ल्ड के बीच पहले भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं और अब भी टेंशन जारी है। फिर मीटिंग में एक और इम्पोर्टेंट फिगर अपीयर होता है, आर्थर, एक करिश्मेटिक और पावरफुल इंसान जो काउंसिल में बहुत ही रिस्पेक्टेड था। आर्थर कहता है कि मुझे आउटो से पर्सनली मिलना है, शायद वो एकेडमी के लिए परफेक्ट हो सकता है। मिडोरी और अकाने को मिशन दिया जाता है कि वो जाकर आउटो को एकेडमी में रिक्रूट करे। इसी डिस्कशन में एक और शॉकिंग बात सामने आती है। काउंसिल रिवील करती है कि 4 साल पहले आउटो पर अपने ही पेरेंट्स की मर्डर करने का इल्जाम लगा था। ये सुनकर मीटिंग में सब लोग थोड़ा अनईजी फील करते हैं, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आर्थर और आउटो के पहले फेस टू फेस इनकाउंटर पे। आर्थर यहाँ पर आउटो को अप्रोच करता है और उसे एक स्पेशल ड्राइवर ऑफर करता है, एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ आउटो के लिए स्पेशली बनाया गया था उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आउटो बिना किसी हेजिटेशन के मना कर देता है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल शांति भरे आवाज में कहता है कि मुझे कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, मेरे पास कोई विश नहीं है पूरी करने के लिए। आर्थर उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट सच्चाई बताएगा, लेकिन सही वक्त आने पर। और आउटो जैसा हमेशा की तरह बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में मिडोरी और अकाने फिर से आउटो के सामने आते हैं। दोनों उससे बहुत आराम से एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मिडोरी मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तुम डिवाइन गेट तक पहुँचे तो तुम अपनी कोई भी विश को पूरी कर सकते हो, चाहे अपना दर्द मिटाना हो या कुछ और भी पाना हो। लेकिन आउटो बस एक लाइन में सब कुछ खत्म कर देता है कि मेरे पास कोई विश नहीं है पूरा करने के लिए। अकाने जो अब तक आउटो को थोड़ा समझाने लगा था, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले र्यूमर्स पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आउटो कामली बिना किसी इमोशंस के कहता है कि वो सब सच है। यह सुनकर मिडोरी और अकाने दोनों शॉक रह जाते हैं। वो दोनों कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ आउटो के कोल्ड इमोशनलेस चेहरे को देखते रहते हैं। तभी फिर से वही लाल आंखों वाला छोटा लड़का आउटो के सामने अपीयर होता है, जैसे सिर्फ आउटो ही उसे देख सकता है। लड़का सॉफ्टली कहता है कि यू आर लाइंग। लड़का उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और ये सिंपल वर्ड आउटो के अंदर का सब कुछ हिला देता है। उसका पास्ट दिमाग में फ्लैश होने लगता है, और यहाँ पर फ्लैशबैक में हम आउटो के पेनफुल बचपन को देख पाते हैं। उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके छोटे भाई को प्यार करते थे क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटीज थी। आउटो को तो जैसे इग्नोर किया जाता था, उसका रूम अलग होता था और उसे सही से खाना तक नहीं दिया जाता था। उसके छोटे भाई को सब कुछ मिलता था, और वो सब जानते हुए भी आउटो के लिए कभी कुछ नहीं करता। आउटो का बचपन अकेला था और बहुत ही ब्रोकन था। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसने अपने इमोशंस को बंद कर दिया। उसकी दुनिया में सिर्फ दर्द और उदासी थी। हर दिन वो सिर्फ एक छोटा लड़का दूर से उसे देखते हुए पाता, जैसे कि बस वही हो उसका एक साइलेंट विटनेस उसकी तकलीफों का। आगे हम देखते हैं कि आर्थर अपनी किसी हिडन पावर का यूज कर रहा है, एक ऐसा पावर जो डिवाइन गेट तक एक्सेस का रास्ता खोल सकती है। और ऐसा लगता है कि चाहे आउटो माने या नहीं, लेकिन उसकी जर्नी भी डिवाइन गेट के राज तक जाने वाली है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है एक इंटेंस सपने के सीन के साथ। वो अपने फादर के पीछे पीछे भाग रहा होता है, जैसे उसके कदम कदम पर चलना चाहता हो। उसकी आंखों में उत्सुकता है, जैसे उसे अपने फादर से मिलने के लिए उसका ये सबसे बड़ा सपना हो। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, उसका फादर दूर चला जाता है और अकाने अकेला रह गया था। अकाने एक झटके के साथ सपने से उठता है और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी सांस तेज चल रही होती है और उसकी आंखों में सिर्फ घबराहट और उदासी दिखाई दे रही थी। सपने की यादें अब भी उसके दिमाग में घूम रही होती है। यहाँ पर हमें अकाने के पास्ट की एक झलक मिलती है। उसके फादर एक ब्रिलियंट
रिसर्चर थे जो वर्ल्ड काउंसिल के लिए काम करते थे, लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। अकाने और उसकी फैमिली को बस एक कोल्ड फॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेटर भेज दिया गया और कोई एक्सप्लेनेशन तक नहीं दी गई और न ही कोई क्लोजर हुई। इसी वजह से अकाने के दिल में अभी भी एक उलझन है। वो अपने फादर की डेथ का असली राज समझना चाहता था, क्योंकि वो अपने फादर के बहुत ही करीब था और वो उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करता था और उनके सपने में अपना फ्यूचर देखना चाहता था। इसीलिए उसके लिए ये बात और भी मुश्किल थी कि आउटो जैसे लड़के को देखना जिस पर अपने खुद के पेरेंट्स का मर्डर का इल्जाम लगा हो। प्रेजेंट में मिडोरी अकाने को देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। वो थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए कहती है कि तुम तो पूरे पसीने में भीग गए हो। वहीं पर अंडाइन अपने यूजुअल काम टोन में कहती है कि तुम्हें अपना पसीना धो लेना चाहिए, जिससे तुम थोड़ा रिफ्रेश फील करोगे। लेकिन अकाने उन दोनों को मना कर देता है और यहाँ पर वो थोड़ा डार्क स्माइल के साथ कहता है कि आग और पानी कभी भी मिक्स नहीं होते। और उसकी ये लाइन उसके कैरेक्टर का परफेक्ट रिफ्लेक्शन थी। एक लड़का जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से फ्रैक्चर हो चुका था। जैसे ही अकाने वहाँ से चला जाता है, मिडोरी उसके पीछे देखते हुए थोड़ा वरीड लगती है। वो सोचती है कि क्या आउटो के बारे में हुई बातें अब भी अकाने के दिल में खल रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक और अजीबोगरीब मोमेंट में। एक स्ट्रेंज पोर्टल खुलता है और एक वाइब्रेंट ब्लू लाइट के बीच से लोकी बाहर आता है। लोकी जो कि एक मिस्चीवियस गॉड था, वो हमेशा अपने अनप्रिडिक्टेबल मूव के लिए जाना जाता है। वो आर्थर के ऑफिस में कैजुअली इंटर करता है जैसे किसी पुराने दोस्त के घर आया हो। लोकी आर्थर को एक कप चाय देता है और कहता है कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो यहाँ पर आर्थर उससे शक की निगाहों से पूछता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो, लेकिन लोकी सीधे जवाब नहीं देता। वो बस आउटो की तरफ कन्वर्सेशन को घुमा देता है और वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो भी आउटो में कुछ इंटरेस्ट रखता हो। आर्थर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि ऐसे मुंह मत बनाओ, मैं बस समझना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। लोकी बस हंसकर और कुछ क्रिप्टिक वर्ड्स बोलकर रूम से गायब हो जाता है और उसकी प्रेजेंस एक अजीब सी चिंता छोड़ जाती है, जैसे कोई आने वाले तूफान का एक इशारा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है आउटो की तरफ। आउटो सड़क पर अपने अपार्टमेंट के पास कुछ छोटे कुत्तों को खाना दे रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन शांत है, लेकिन आंखों में एक अलग सी उदासी छुपी है। तभी एक लड़का जो क्लियरली आउटो के इमेजिनेशन का एक हिस्सा है, उसके सामने आता है। ये इमेजिनरी लड़का आउटो के दिमाग में डाउट्स डालने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं है। आउटो यहाँ पर चुप रहता है तो इमेजिनेशन वाला लड़का कहता है कि कभी कभी दिल की सुननी चाहिए, दिमाग हमेशा सही नहीं होते। और ये कहकर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे मिडोरी का कॉल आता है। तभी अकाने भी वहाँ से गुजर रहा था और वो आउटो को कुत्तों को खाना देते हुए देख लेता है। अकाने कैजुअली कमेंट करता है कि तुम सिर्फ तभी खिलाते हो जब तुम्हारा मूड होता है। इस बात पे दोनों के बीच थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। आउटो यहाँ पर शांत रहता है पर अकाने का फ्रस्ट्रेशन सरफेस पे आ जाता है। थोड़ा टेंशन बिल्ड होता है और अकाने गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चलते चलते अकाने मेटाबोन से अपने मन की बात शेयर करता है। वो कहता है कि मैं आउटो को समझ नहीं पाता और शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। फिर वो अपने फादर के बारे में कहता है कि कैसे काउंसिल ने उसकी डेथ के सच को छुपाया, कैसे वो सच कभी सामने नहीं आया। अकाने का मानना है कि काउंसिल सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है और उसके फादर की रिसर्च चुरा ली गई थी। मेटाबोन उससे कहता है कि तुम श्योर नहीं हो सकते कि तुम्हारे फादर अब भी कहीं जिंदा हैं। अकाने बस इरिटेटेड होकर कहता है कि चुप हो जाओ। वहीं मिडोरी भी अपना बेस्ट देती है अकाने को समझाने का, लेकिन अकाने अपने इमोशनल दर्द में ही उलझा रहता है। आउटो जो अपने पास्ट और इमोशन से डील करने की कोशिश कर रहा था, वो थोड़ा अंडाइन के वर्ड्स को याद करता है कि अगर हम अपने पास्ट में ही उलझे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये लाइन उसके दिल को छू जाती है और वो धीरे धीरे अपने दिल को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। फिर एक सीन आता है जहाँ पर अकाने एक छोटे लड़के को देखता है सड़क पर जो पैसे मांग रहा होता है। अकाने उसको पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती है और वो रुक जाता है। तभी आउटो वहाँ पर आता है और लड़का डायरेक्टली आउटो के पास जाकर रोटी मांगता है। यहाँ फिर से अकाने और आउटो के बीच में एक और झगड़ा होता है, जिससे दोनों अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। तभी एक पेट्रोल ड्राइवर मैल फंक्शन होने लगता है और हमें पता चलता है कि लोकी अपनी फिंगर से इस ड्राइवर को मैनिपुलेट कर रहा था, जैसे कि वो पूरे सीन को ही कंट्रोल कर रहा हो। मैल फंक्शन होने के चलते लड़का एक नियर बाय बिल्डिंग में फंस जाता है तो मिडोरी, अकाने और आउटो तेजी से मिलकर लड़के को बचाने के लिए काम करते हैं। अकाने अपने ड्राइवर आउटो को देता है और आउटो अपनी वाटर पावर का यूज करके बिल्डिंग में लगी आग को बुझा देती है और अकाने लड़के को सुरक्षित रेस्क्यू करता है। बाद में वो छोटा लड़का बहुत ही हेजिटेट कर रहा था अपने फादर के पास जाने में, पर मिडोरी, अकाने और आउटो मिलकर उसे इनकरेज करते हैं और फाइनली वो लड़का अपने फादर की तरफ भाग जाता है। इस एक्शन के दौरान आउटो के अंदर कुछ शिफ्ट होता है। उसे एक विजन दिखाई देता है डिवाइन गेट का और ये मोमेंट आउटो के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जैसे उसके पास्ट, उसकी दर्द भरी कहानी और उसका फ्यूचर सब डिवाइन गेट से जुड़ी हुई हो। वहीं आर्थर अपने ऑफिस में एग्जॉस्टेड बैठा था। तभी एक मिस्टीरियस विजिटर, सेंटा क्लॉज जैसा दिखता हुआ आदमी उससे मिलता है। वो आर्थर को एक की देता है जो डिवाइन गेट तक जाने का रास्ता खोल सकता था। पास्ट में एक फ्लैशबैक के सीन में मिडोरी
मिडोरी अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड एलिना के साथ एक फेस्टिवल में मस्ती करते हुए दिखाई जाती है। फायरवर्क्स, खुशियों भरी चीखें और दोनों की मुस्कान, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है जैसे जिंदगी में कोई चिंता ही ना हो। लेकिन ये सब मिडोरी के सपने का एक हिस्सा था। असलियत में वो अपने थॉट्स में खोई हुई थी, अपनी पुरानी यादों को बार बार जीती हुई। दूसरी तरफ आर्थर और लोकी एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन में बिजी होते हैं। आर्थर एक नए कैरेक्टर ओजी को समन करता है जो एक मैजिशियन है और अपने स्पेल्स में काफी स्किल्ड है। आर्थर उन दोनों लोकी और ओजी को डिवाइन गेट तक पहुंचने के अपने मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब जब उनके पास एक डिवाइन गेट का की है तो उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन लोकी यहाँ पर अपनी हमेशा की मिस्चीवियस स्माइल के साथ अग्री करता है और ओजी भी अपनी लॉयल्टी दिखाता है और अब ये तीनों एक नए सफर के लिए रेडी होते हैं। इधर मिडोरी अपनी क्लासमेट गिंजी के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही वो कंसंट्रेट करती है उसका माइंड ऑटोमेटिकली उसकी पेनफुल मेमोरीज की तरफ चला जाता है। वो इतनी अग्रेसिवली फाइट करती है कि देखने वाले भी समझ जाते हैं कि उसके अंदर का गुस्सा सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, कुछ और भी छुपा है। इधर आउटो और उसका इमेजिनेशन वाला लड़का दूर से मिडोरी को देखते हैं। इमेजिनेशन वाला लड़का सॉफ्टली कहता है कि मिडोरी अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मिडोरी अपने फ्लैशबैक में पूरी तरह खो जाती है। फेस्टिवल के दिन उसने कुछ बच्चों को डिवाइन गेट के बारे में बात करते हुए सुना था। जब उसने एलिना से इसके बारे में डिस्कस किया था, मिडोरी ने हंसी में कहा था, अगर मुझे डिवाइन गेट मिल जाए तो मैं बस ये विश करूंगी कि मैं जितना चाहूँ उतना ककम्बर खा सकूं। तो एलिना मुस्कुराकर बोली कि मैं ये विश करूंगी कि मैं हमेशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रहूं। मिडोरी भी हंस पड़ा और बोला कि ये तो ऑलरेडी पूरा है। पर एलिना ने हल्का सा सीरियस होकर कहा था कि कभी ये नहीं पता मिडोरी, जिंदगी कभी भी कुछ भी दिखा सकती है। अब यहाँ से सीन कट होता है रात में, जब फेस्टिवल के बाद मिडोरी और अकाने क्लीनिंग में बिजी होते हैं। मिडोरी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लगती है, तब फिर से उसकी पुरानी यादें दिमाग में आती है। स्कूल बदलने के बाद मिडोरी नए लोगों से दोस्ती में इतनी बिजी हो गई थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड एलिना को इग्नोर करने लगी। और एक नए फेस्टिवल के वक्त जब मिडोरी नए ग्रुप के साथ जाने लगी, उसने एलिना को भी इनवाइट किया था, पर एलिना ने क्लियरली कह दिया था, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि तुम ही मेरी नंबर 1 हो। तो मिडोरी यहाँ पर हेजिटेट करती है और एलिना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मिडोरी उससे माफी मांगती है, पर एलिना कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। वो कहती है कि मैं अपनी विश पूरी करने के लिए निकल रही हूँ और वो मिडोरी से अलग हो जाती है। उस रात के बाद मिडोरी और एलिना कभी नहीं मिले और थोड़े दिन बाद मिडोरी सुनती है कि कोई लड़की माउंट हागाकुरे से गायब हो गई है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो लड़की शायद एलिना थी। एलिना का लास्ट मैसेज भी डिवाइन गेट के बारे में ही था और तभी से मिडोरी का बस एक ही मिशन था, डिवाइन गेट तक पहुंचकर अपनी दोस्त को ढूंढना। आउटो जो चुपचाप सब सुन रहा था, उसका दिल भी कुछ अजीब सी फीलिंग से भर जाता है। फिर एक पैरेलल सीन में दिखाया जाता है कि हायर ऑफिशियल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। उनका एजेंडा एक ही होता है, डिवाइन गेट तक पहुंचने का और उसके पावर को अपने कब्जे में लेने का। लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियल आर्थर के खिलाफ थे। इसी बीच में आउटो और उसका इमेजिनेशन लड़का एक इंटेंस कन्वर्सेशन करते हैं। वो लड़का कहता है कि तुझे डिवाइन गेट तक जरूर जाना चाहिए, तेरी असली विश वहीं पर पूरी होगी। तो आउटो कहता है कि मेरी कोई विश नहीं है, लेकिन लड़का जानता कि आउटो अपने दिल की बात को छुपा रहा है। मिडोरी और अकाने दूर से आउटो को देखते हैं और मिडोरी ठान लेती है। मिडोरी और अकाने दूर से ही आउटो को देखते हैं और यहाँ पर मिडोरी ठान लेती है कि वो आउटो के बारे में सब कुछ जान कर रहेगी। लेकिन जब वो काउंसिल के रिकॉर्ड को चेक करने जाती है तो हर जगह उसके इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर आउटो के पास्ट को छुपा दिया हो। इसी दौरान आर्थर अपना एक नए टाइप का ड्राइवर डेवलप करता है, जिसकी वजह से कुछ चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आउटो को भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब मिडोरी और अकाने उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं और कुछ नहीं मिलता तो वो उससे सीधा पूछते हैं। आउटो गुस्से में आके बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है और बाद में मिडोरी को एक मिस्टीरियस मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि वो काउंसिल के रिस्ट्रिक्टेड डेटा को अनलॉक कर सकती है अगर उनके पास कोई ऑथोराइज्ड एक्सेस हो। अकाने उसे वार्न भी करता है, पर मिडोरी क्यूरियोसिटी में अनडाइन का पास चुरा लेती है और जब वो डेटा को अनलॉक करती है तो उन्हें एक शॉकिंग सच का पता चलता है, क्योंकि आउटो का नाम ब्लू क्रिसमस मैसेकर से जुड़ा हुआ था। 2 साल पहले क्रिसमस के दिन एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, पर असल में वो एक प्लान डबल मर्डर था। रूरी जो कि एक सर्वाइवर थी, उसने टेस्टिमोनी दी थी कि एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का पानी के ब्लेड से अटैक कर रहा था और पानी की ब्लेड वाली पावर सिर्फ आउटो के पास थी। काउंसिल के रिकॉर्ड कहते हैं कि आउटो सस्पेक्ट था, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मिडोरी और अकाने दूसरे मर्डर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एक्सेस रिवॉक हो जाता है और अनडाइन के पास भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। उसी वक्त आर्थर के प्राइवेट यूनिट का एक मेंबर ब्रेनर उन्हें पकड़ने आता है। दूसरी तरफ आउटो को एक और मैसेज मिलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। आउटो अपने पास्ट को याद करता है और उसका एक साथी था जो उस रात उसके साथ था। वो लड़का मास्क पहनता है क्योंकि एक फाइट में उसका चेहरा कट गया था और वो
थोड़ा साइको भी था और वो आउटो के इन्फ्लुएंस में ही आके लोगों को मारने लगा था। ब्रूनर आउटो को ब्लेम करता है कि उस रात उसके डैड भी मर गए थे, लेकिन अकाने आर्ग्यू करता है कि सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आउटो को ब्लेम करना गलत है। मिडोरी और अकाने बिलीव करते हैं कि आउटो इनोसेंट है और वो सच साबित करने का प्रॉमिस करते हैं। ब्रूनर भी आउटो का सर्वेलांस डेटा को चेक करता है पर कुछ क्लियर नहीं मिलता। तब मिडोरी ट्रैकिंग करके पता लगाती है कि आउटो वही जगह गया है जहाँ ब्लू क्रिसमस हुआ था। वहाँ उसका वो मास्क वाला लड़का श्रोडिंजर मिलता है और यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। आउटो काफी इमोशनली डिस्टर्ब लग रहा था, वो खुद ही में कंफ्यूज था और कहता है कि मैं आउटो हूँ भी या नहीं, जैसे कि वो अपने एग्जिस्टेंस पर ही डाउट कर रहा हो। श्रोडिंजर अपना रोबोट समीडेर समन करता है और सबको अटैक करने का ऑर्डर करता है, लेकिन आउटो ब्रूनर मिलकर रोबोट को रोक लेते हैं और श्रोडिंजर फाइनली वहाँ से भाग गया था। फाइट के बाद समीडेरे रोबोट होश में आते हैं और आउटो को मास्टर कहकर एड्रेस करते हैं और यही हम देखते हैं कि आउटो का छोटा भाई जो चुपके से सब कुछ देख रहा था वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई ने फाइनली अपने असली दोस्तों को पा लिया है। अगले दिन आउटो, अकाने और मिडोरी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर आते हैं। उनके साथ गिंजी, हिकारी और यूकारी भी होते हैं। सब एक्साइटेड होते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उन्हें शौक तब लगता है जब उनकी इंस्ट्रक्टर एक हॉर्स मास्क पहने हुए उनके सामने आती है। सब लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं, ये सोचकर कि कोई प्रैंक हो रहा होगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो खुद को बेडी वेरे बताती है जो कि आर्थर के नाइट ऑफ द राउंड की एक मेंबर है। ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है जिसमें सबको दो टीम में डिवाइड किया जाता है। टीम 1 में आउटो, अकाने और मिडोरी होते हैं और उनका पहला टास्क होता है चेक पॉइंट्स ढूंढना। जैसे ही वो अपने चेक पॉइंट्स पर पहुंचते हैं वहाँ उन्हें ब्रूनर मिलता है जो उनका फर्स्ट मिशन असाइन करता है। उसके साथ पेलोमाइट्स भी होता है जिसके अगेंस्ट इन लोगों को कम्पीट करना होगा। सबसे पहले अकाने फाइट करता है पर फाइट का कोई खास कंक्लूजन नहीं निकलता, इसीलिए चैलेंज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक क्विज कराया जाता है। आउटो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके क्विज को आसानी से जीत जाता है। वहीं ट्रेनिंग के ब्रेक के दौरान अकाने अकेला बैठकर सब कुछ सोच रहा था कि तभी एक अननोन लड़की आती है। अकाने उसे देखकर गिर पड़ता है और लड़की उसे उसके लॉकेट के बारे में पूछती है। अकाने बताता है कि लॉकेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लड़की फिर थोड़ा टीज करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाने थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वो किसी को कंपेयर नहीं करना चाहता, तो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि जो लोग ट्रूली हैप्पी होते हैं उनके पास हमेशा कुछ प्रीसियस होता है, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता। उसी वक्त अकाने के दोस्तों की आवाज आती है और लड़की चली जाती है। दिन भर की थकान देने वाली ट्रेनिंग के बाद सब फ्रेश होने जाते हैं। अकाने आउटो को उस लड़की के बारे में बताता है। रात को सबको अपने अपने स्टेशन वापस जाना होता है। रास्ते में अचानक उन पर कुछ अटैकर हमला कर देते हैं और ये अटैकर सेकेंड्स कहलाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने स्पीसीज के बैरियर को तोड़कर फॉरबिडन पावर पाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली सेकेंड्स ह्यूमन पर अटैक नहीं करते, इसीलिए सब डिसाइड करते हैं कि फाइट करने के बजाय सीधा स्टेशन तक भागना बेटर होगा। लेकिन जैसे ही सब भाग रहे होते हैं वही लड़की अकाने पर हमला कर देती है। सब समझ जाते हैं कि वो भी एक सेकेंड है। लड़की बताती है कि उसके लोगों ने उसे अकाने के साथ इंटरैक्ट करते हुए देख लिया था और अब उसे रूल के हिसाब से अकाने को एलिमिनेट करना होगा। वो बताती है कि वो और उसके लोग डेफियर्स हैं। ये वो लोग हैं जो वर्ल्ड काउंसिल के खिलाफ जाके छुप कर रहते हैं। इसी दौरान आर्थर और उसकी टीम सारी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और वहीं ओजी आर्थर को वार्न करता है कि सिचुएशन डेंजरस हो सकती है और प्लान चेंज करना जरूरी है। इधर फाइट बहुत इंटेंस हो जाती है। अकाने पहले ट्राई करता है कि बातचीत से मैटर को सॉल्व किया जा सके, लेकिन डेफियर्स मानने को तैयार ही नहीं थे। अकाने जब समझाने की कोशिश करता है तो लड़की अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसीलिए सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए बिडीवेरे को उसे मारना पड़ता है। लड़की की डेथ के बाद ट्रेनिंग अब्रप्टली एंड कर दी जाती है। बिडीवेरे सबको कहती है कि रिमेनिंग डेफियर्स को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। अकाने लड़की की मौत से काफी सैड हो जाता है। सिर्फ कुछ ही पलों में वो उस लड़की से इमोशनली अटैच हो गया था। उसे तकलीफ होती है सोचकर कि वो लड़की सिर्फ एक ऐसी दुनिया चाह रही थी जहां वो आजाद रह सकी और बस रूल के वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिर हम देखते हैं कि बचपन में आर्थर किसी तरह सेलेस्टिया पहुंच जाता है और वहां पर वही ब्लू क्रिसमस वाली रात थी। सब कुछ उदास और ठंडा सा था। वहीं आर्थर एक छोटे लड़के से मिलता है जो खुद को सेंटा क्लॉज बता रहा था। सेंटा उसे अपने घर ले जाने लगता है, जैसे दोनों में एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया हो। प्रेजेंट टाइम में आर्थर एक बड़ा डिसीजन लेता है डिवाइन गेट जाने का। सबके सामने वो अपनी विश बताता है। वो चाहता है कि दुनिया एक बार फिर पहले जैसी खुशहाल हो जाए। आर्थर खुद को होली किंग डिक्लेयर करता है, एक ऐसा राजा जो दुनिया में पीस और हैप्पीनेस लाएगा। आउटो और उसके दोस्तों को भी ये बात पता चलती है। आउटो अपनी इमेजिनेशन में आर्थर से क्वेश्चन करता है कि क्या
क्या अब तुझे यकीन है कि तेरी विश पूरी होगी? आउटो सोचता है कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ करके दिखाना। वो तीनों आउटो, अकाने और मिडोरी डिसाइड करते हैं कि वो आर्थर से पर्सनली मिलेंगे, और जब वो मिलते हैं तो आर्थर उनसे कहता है कि चलो डिवाइन गेट के सफर में मेरा साथ दो। पूरी सिचुएशन लोकी और ओजी छुपकर देख रहे होते हैं। लोकी अपने आप में सोचता है कि आर्थर जो दिखाता है वो शायद वो असली में है नहीं। लोकी को अपनी आर्थर के साथ हुई पहली मुलाकात याद आती है। जब आर्थर बचपन में था तब लोकी ने उसे बोला था, मैं एक गॉड हूँ, क्या तुम भी गॉड बनना चाहोगे? लेकिन आर्थर ने मना कर दिया था। उसका बस एक ही सपना था, किंग बनना, एक ऐसा राजा जो दुनिया में पीस और हैप्पीनेस लेकर आएगा। लोकी तब उससे कहता है कि जैसे प्रजा के लिए किंग होता है वैसे किंग के लिए गॉड होना चाहिए, और मैं तुम्हारा गॉड बनूंगा। वापस प्रेजेंट में सब अपने अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। आर्थर सबको ओजी और लोकी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब गिंजी को याद आता है कि वो लोकी से एक बार पहले भी मिल चुका है। सभी अपनी अपनी विशेष याद करते हैं। मिडोरी की विश थी अपनी दोस्त एलेना से मिलने का, तो वहीं अकाने अपने फादर की डेथ का राज जानना चाहता था। लेकिन आउटो के पास अभी भी कोई खास विश नहीं थी। तभी आर्थर आउटो को साइड में लेकर जाता और अपनी फीलिंग शेयर करता है। आर्थर बताता है कि जब उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था तब सेंटा ने उसकी मदद की थी, और अब वो अपनी पुरानी लाइफ और सेंटा की काइंडनेस को रीपे करना चाहता है। उसका मकसद अपने लिए नहीं बल्कि सेंटा के लिए दुनिया को एक बार फिर से खुशहाल बनाना है, जैसे वो जमाना जब सेंटा लोगों के बीच खुशियां बांटता था। जैसे आउटो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी तक दाव पे लगा सकता था, वैसे ही आर्थर भी सेंटा के सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। और अब सब फाइनली डिवाइन गेट जाने के लिए तैयार थे। आर्थर सबको बताता है कि उनका असली मिशन है डिवाइन गेट को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था जब तीनों वर्ल्ड मर्ज हुए थे और केओस क्रिएट हुआ था, और उसका इम्पैक्ट आज तक लोग झेल रहे हैं, जैसे ब्लू क्रिसमस जैसी ट्रेजेडीज। डिवाइन गेट पहुंचने के लिए सब एक अलग ही जोन में एंटर कर मिस्टीरियस जगह जहाँ सब कुछ सरियल लगता है। कुछ दूर जाते ही आर्थर अपने नाइट को ऑर्डर देता है तैयार रहने का। तुरंत ही सब अपने वेपन्स को निकालकर बैटल स्टांस में आ जाते हैं। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है और यहाँ पर लोकी अपना असली रंग दिखाता है। लोकी अपने स्कैंडिनेवियन गॉड के साथ उन पे अटैक करवाता है। बैटल फील्ड में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग गॉड का सामना करते हैं जबकि कुछ लोग आर्थर के साथ डिवाइन गेट की तरफ बढ़ते हैं। इसी फाइट के बीच आर्थर की बेटी ग्वेन गिरने वाली होती है, लेकिन पैलामोडिस उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ कई नाइट गॉड के अटैक से सीवियरली इंजर्ड होते हैं और कुछ तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। मिडोरी ये सब देखकर आर्थर से इमोशनल होकर पूछती है कि इतनी सेक्रीफाइस का क्या मतलब है। आर्थर गिल्ट के साथ कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब पाप है, लेकिन किसी न किसी को ये बर्डन उठाना ही पड़ेगा। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आर्थर और उसकी टीम आगे बढ़ती है, लेकिन अब रास्ता सिर्फ उनके मरते हुए साथियों की लाशों से बना था। ये देखकर भी आर्थर का हौसला नहीं टूटता। वो आगे बढ़ता रहा और अब बैटल फील्ड में सिर्फ एक नाइट बचा था, ट्रिस्टन। ट्रिस्टन को लगता है कि आर्थर जीत गया और वो डिवाइन गेट तक पहुंच गया है, लेकिन असली बैटल अभी बाकी थी। तभी अचानक से सभी गॉड गायब हो जाते हैं, जो देखकर आर्थर और ट्रिस्टन बहुत ही हैरान थे। और फिर एक और गॉड आर्थर पर अटैक करता है। अटैक के फोर्स से आर्थर और वो गॉड दोनों डिवाइन गेट के अंदर गिर जाते हैं और तभी गेट बंद हो जाता है। लोकी वहां आता है और रिवील करता है कि ये गॉड उसकी कमांड्स को फॉलो कर रही थी। लोकी अब यहाँ पर आर्थर को धोखा देता है और उसके सामने दो ऑप्शंस रखता है, या तो वो एक स्वॉर्ड उठाकर लोकी का पर्सनल पपेट किंग बन जाए या फिर वही डिवाइन गेट के अंदर मर जाए। आर्थर दोनों ऑप्शन सुनकर फ्यूरियस था, लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और अपने अंदर के किंग को जगाता है। आर्थर अपनी हिम्मत जमा करते हुए गेट से बाहर आता है और वो पूरी तरह से सेफ था, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली टूट चुका था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो सबसे पहले ट्रिस्टन को मार देता है, जो कि उसका सबसे लॉयल नाइट था। इसका मतलब ये था कि आर्थर ने अंत में लोकी के सामने सरेंडर कर दिया है। वो लोकी का पपेट किंग बन चुका था और गेट परमानेंटली बंद हो जाता है। और जहाँ पे डिवाइन गेट हुआ करता था वहाँ एक नई बिल्डिंग बन जाती है, एक नई दुनिया का सिंबल, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो अब आर्थर के आइडिया का रिफ्लेक्शन नहीं था बल्कि लोकी के कंट्रोल में थी। वहीं हम देखते हैं कि ओजी किसी और सुप्रीम गॉड से बात कर रहा था। वो गॉड ओजी से डायरेक्टली पूछता है कि आर्थर डिवाइन गेट को क्यों तोड़ना चाहता है। थोड़ा समय बाद ओजी वही सवाल लोकी से भी पूछता है। लोकी बस अपने टिपिकल कैजुअल स्टाइल में बस इतना कहता है कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसने बता दिया कि आर्थर के सारे नाइट्स और स्टूडेंट को मार दिया गया है। ये सुनकर ओजी का मन काफी भर जाता है। उसका दिल दुखता है क्योंकि वो कभी किसी की जान लेना चाहता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम उन बचे हुए लोगों को देखते हैं जो काउंसिल के लोगों से छुप कर रह रहे होते हैं। अब पूरा काउंसिल का कंट्रोल लोकी के हाथ में चला गया था और वो छुप छुप कर इन सबको ढूंढ कर मारना चाहता था। ये सारी बातें पब्लिक से छुपाई जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लू क्रिसमस के इंसिडेंट को छुपाया गया था। और इन सब के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था, सेंटा क्लॉज, जिसने ब्लू क्रिसमस के बाद सर्वाइवर को बचाया था। अब ये लोग
कंफ्यूज थे कि क्या आर्थर ने सच में उन्हें धोखा दिया है या क्या अभी भी सब कुछ आर्थर के ही बड़े प्लान का एक हिस्सा है। इसी कंफ्यूजन के बीच वो सेंटा पर भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी सेंटा एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट शेयर करता है। वो बताता है कि एक वक्त था जब उसने आर्थर से एक प्रॉमिस किया था। इसी वक्त दूसरी तरफ लोकी को हमें उसके जीनियसेस ऑफ डिवाइन के साथ देखते हैं, जिनमें अकाने के डैड भी शामिल थे। सेंटा फिर बताता है कि अकाने के डैड की डेथ काउंसिल की एक साजिश थी। मिडोरी के फ्रेंड एलेना की डेथ भी उसी काउंसिल की वजह से हुई थी और ब्लू क्रिसमस होने के बाद से ही काउंसिल दुनिया से सच छुपाने लगा था और इन सब के पीछे का एक ही मास्टरमाइंड था, लोकी। सेंटा बताता है कि ब्लू क्रिसमस के तुरंत बाद उसने लोकी पर नजर रखना शुरू कर दी थी और उसे पता चला कि लोकी बस एक ही चीज चाहता था, दुनिया को खत्म करके मजे के लिए एक नई दुनिया बनाना। लोकी को लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखना मजेदार लगता था और अपनी इसी ट्विस्टेड डिजायर को पूरा करने के लिए उसने आर्थर को अपना सेंटा गिल्ड के साथ बताता है कि वो आर्थर को नहीं बचा पाया, इसीलिए अब वो आउटो, मिडोरी और अकाने से हेल्प मांगता है डिवाइन गेट को दोबारा ओपन करने के लिए, ताकि वो आर्थर को बचा सके। सेंटा के जाने के बाद गिंजी कुछ अलग ही सोचता है। वो कहता है कि मुझे काउंसिल के पास वापस जाना है। मुझे लगता है कि आर्थर ही असली किंग है और काउंसिल ने सही काम किया है। लेकिन मिडोरी, अकाने और आउटो सेंटा के प्लान के साथ जाने का फैसला करते हैं। वो चाहते हैं कि गेट खोला जाए और आर्थर को बचाया जाए। इसी तरह एक बार फिर से सब लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जाने से पहले सभी एक प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम अपनी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अगले दिन ही गिंजी लोकी को लेकर उनकी लोकेशन पर आ जाता है। लेकिन किस्मत से सेंटा को इसके बारे में पहले से अंदाजा हो गया था और वो सबको एक नए सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करा देता है। गिंजी तब एक और आइडिया शेयर करता है जिस पर वो काम करना चाहते हैं। तभी कुछ ही देर बाद एक इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आउटो और उसके दोस्तों की नई लोकेशन भी एक्सपोज हो चुकी है। ये खबर उनके साथ बचे हुए दो टीचर तक पहुंचती है और वो तुरंत एक रेस्क्यू प्लान बनाते हैं। लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही लोकी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता और बिना किसी वार्निंग के अटैक कर देता है। सेंटा, जो कि उन सब का लीडर था, वो लोकी और उसकी टीम का सामना करने के लिए खुद ही जाता है। आखिर ये सभी उसी के कहने पर वर्ल्ड काउंसिल के खिलाफ जो खड़े थे। वहीं आउटो, मिडोरी और अकाने एक अंडरग्राउंड टनल के थ्रू डिवाइन गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इधर लोकी अपने जीनियसेस ऑफ डिवाइन में से एक को एक नई हिस्ट्री लिखने के लिए बोलता है। इस जीनियस के पास एक खास पावर होती है, जो कुछ भी वो अपनी पेन से लिखती है वो सच में हो जाता है। वो लिखती है एक अल्टरनेट रियलिटी जहाँ नए किंग और लोकी दोनों को दुनिया प्यार और सम्मान देती है और वहाँ पर सभी लोग लोकी को अपना हीरो मानते हैं। उधर अंडरग्राउंड टनल में आउटो, मिडोरी और अकाने लोकी के मैजिक से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ उन पे छोटे छोटे गॉड्स का अटैक होता है। फिर उन्हें एक और जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है, जो कि एक स्ट्रेंज टॉय हाउस था। वहाँ पर शेक्सपियर का एक नया प्लान चल रहा था। शेक्सपियर अपने मैजिक से 3 नए कैरेक्टर्स बनाती है, जो था हेमलेट, मैकबेथ और ओथेलो। और अब वो आउटो, मिडोरी और अकाने के अगेंस्ट एक नई प्ले शुरू करवाती है। प्ले की कहानी कुछ सिंड्रेला जैसी थी। अकाने को एक लड़की का रोल मिलता है और वो सिंड्रेला बन जाता है और यहाँ पर अकाने को एक बॉल पार्टी के लिए जाना होता है और ये फेरी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डैड होते हैं। अकाने के डैड वहाँ उसे बचाने के लिए आए थे। आउटो और मिडोरी को भी रोल्स दिए जाते हैं। आउटो एक बीमार लड़के का रोल प्ले करता है जो अपने जीने की आखिरी उम्मीद को एक लीफ में देखता है। मिडोरी एक भगोड़े कैदी बनती है जो कि एक जेल से भाग चुकी होती है। बॉल पार्टी में अकाने अपने डैड को देखकर हैरान था। गुस्से में वो अपने डैड को एक पंच मारता है उनकी झूठी मौत की खबर फैलाने के लिए। अकाने फिर अपने दिल की बात कहता है कि कैसे उसकी और उसकी माँ की जिंदगी उसके डेथ के न्यूज से बर्बाद हो गई थी, कैसे वो दोनों कभी पुराने जैसे नहीं रह पाए। अकाने का डैड रोता हुआ माफी मांगता और बताता है कि उसने ये सब एक बड़े रीजन की वजह से किया था। दोनों थोड़ी देर के लिए अपने बचपन की तरह कैच बॉल खेलते हैं, जैसे सब कुछ वैसा ही हो जैसे पुराने दिनों में हो रहा था। तभी आउटो को अपना छोटा भाई दिखाई देता है। मिडोरी को भी अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिना दिखाई देती है। दोनों अपने अपने प्यारे लोगों के साथ फेस्टिवल देखने जाने लगते हैं, जैसे वो पुराने दिनों में जाया करते थे। रास्ते में मिडोरी एलेना से माफी मांगती है उसे अकेला छोड़ने के लिए, तो एलेना भी मिडोरी को माफ कर देती है। आउटो का छोटा भाई उसे बताता है कि कैसे अलग होने के बाद वो कई नए लोगों से मिला था, लेकिन आउटो जैसा कोई नहीं मिला क्योंकि दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझते थे। आउटो याद करता है कि कैसे उनकी माँ बाप के अब्यूज के वजह से दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे, लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। आउटो, मिडोरी और अकाने को रियलाइज होता है कि ये उनके असली डैड एलेना और छोटा भाई नहीं है, ये सब लोकी का क्रिएट किया गया इल्यूजन था। तभी हेमलेट, मैकबेथ और ओथेलो अपने रियल एविल फॉर्म में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाने के रियल वाले डैड और एलेना और आउटो का छोटा भाई भी वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं। सेंटा भी अब फाइनली अपने दोस्त आर्थर को बचाने के लिए निकल चुका था। इधर आउटो डिवाइन गेट के पास पहुँच गया था, जहाँ उसकी इमेजिनेशन उसे तुरंत आगे बढ़ने के लिए पुश कर रही थी। अकाने भी यहीं पर पहुँच गया था, लेकिन उसके जोर से चिल्लाने की वजह से स्कैंडेवियन गॉड को उनका पता चल गया। बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने अकाने पर अटैक लॉन्च कर दिया, लेकिन तभी अकाने के डैड वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। पर अकाने को अभी
अभी भी डाउट होता है कि कहीं ये उस फेक वर्जन जैसा तो नहीं है। उधर मिडोरी के पास भी एलिना पहुंचती है, पर मिडोरी उसे पहचान नहीं पाती और उसे फेक समझने लगती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन वहीं जब अकाने के डैड उसे उसके जन्म की कहानी बताते हैं, तब अकाने को फाइनली यकीन होता है कि ये उनके असली डैड ही है। उसके डैड अकाने से कहते हैं कि वापस काउंसिल के पास चले जाना चाहिए, पर अकाने गुस्से में कहता है कि काउंसिल ने ही सभी और आर्थर को एक पपेट किंग बनाया। तब डैड अपना गिल्ट कन्फेस करते हैं कि उन्होंने भी मजबूरी में काउंसिल और लोकी का साथ दिया था अपनी डिवाइन गेट की रिसर्च के लिए। वो कहते हैं कि उनकी बनाई हुई एडवांस डिवाइस और ड्राइवर दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है। डिवाइन गेट के बिना दुनिया कोलैप्स कर सकती है और इसे बचाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी ही होगी। लेकिन अकाने इन सब चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने लव्ड वन के दुख को समझता है। दूसरी तरफ गिंजी सुप्रीम गॉड से मिलता है, जहाँ पर सुप्रीम गॉड बताते हैं कि अब काउंसिल में भी लोकी के खिलाफ डाउट बढ़ गए हैं। सेलेस्टिया और हेलेस्टिया वर्ल्ड दोनों में टेंशन बढ़ चुकी है। गिंजी को बताया जाता है कि वो इकलौता इंसान है जो डिवाइन गेट को ओपन कर सकता है और उसके दो दोस्त हिकारी और यूकारी भी इसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। दोनों को प्रिंसेस के नाम से बुलाया जा रहा था, हिकारी को सेलेस्टिया की प्रिंसेस और यूकारी को हेलेस्टिया की। तभी लोकी आर्थर से उसके ट्रू हार्ट के बारे में सवाल करता है, जो कि अब सेंटा के पास पहुंच चुका था। जीनियसेस ऑफ डिवाइन भी वहां पर पहुंचकर लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं। उधर मिडोरी फाइनली एलेना को उसकी की चेन से पहचान लेती है। एलेना बताती है कि उसका अब नाम डोरोथी है और उसने नए लोगों के साथ नई जिंदगी शुरू की है। वो सिर्फ चाहती है कि मिडोरी सेफ रहे और जाने से पहले एक स्कैंडेवियन गॉड उन तक पहुंच जाता है। मिडोरी एलेना को कहती है कि वो भाग जाए क्योंकि ये लड़ाई उसकी अकेले की है। इधर अकाने को बचाने के लिए उसके डैड अपने रोबोट्स भेजते हैं और खुद उस गॉड से लड़ते हैं। पहले तो वो गॉड को इजीली डिफीट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक नाइफ अटैक से वो घायल हो गए थे। उसके डैड उस गॉड को गले लगाकर अपने आप को ब्लास्ट कर देते हैं और अपनी जान देकर अकाने को वो बचा लेता है। वहीं एलिना भी मिडोरी को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। ये सब देखकर ओजी भी काफी दुखी होता है। अकाने और मिडोरी दोनों अपने सबसे करीबी इंसान को खो चुके थे और यही लोकी का प्लान था। गेट का की बनाने के लिए किसी बड़े दुख का एक्सपीरियंस जरूरी था, जैसे आर्थर ने अपने लव्ड वन को खोकर किया था। आउटो पहले ही काफी दुख से गुजर चुका था और अब अकाने और मिडोरी भी। फाइनली आउटो अपनी इमेजिनेशन और अनडाइन के साथ डिवाइन गेट को ओपन कर लेता है। गेट के दूसरी तरफ उसे अपना छोटा भाई दिखाई देता है और अब हम आउटो और उसके छोटे भाई के बचपन को देखते हैं। हम एक ऐसा बर्थडे देखते हैं जहाँ पर पेरेंट्स सिर्फ अपने छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि वो एक एडप्टर था। आउटो हमेशा से सोचता था कि उसकी आंखों में नफरत क्यों नहीं दिखाई देती, जबकि उसने इतना कुछ सहा है। छोटा भाई का कहना था कि जब तक उसने अपनी एडेप्टर पावर अनलॉक नहीं की थी, तब तक उनके पेरेंट दोनों के साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे। कभी कभी तो बारिश में उन्हें पेड़ से बांध देते थे या फिर आउटो को जोर से एडेप्टर पावर यूज करने के लिए टॉर्चर करते थे। आउटो सिर्फ रोता था और हेल्पलेस था। इसी वजह से आउटो ने डिसाइड किया कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएगा ताकि अपने छोटे भाई को बचा सके। वो अपने ऊपर सारा गुस्सा खींच लेता था ताकि भाई सेफ रहे। टेस्ट में भी वो जानबूझ के फेल होता था। जब छोटा भाई डिवाइन गेट के बारे में जानता है, तब उसकी रियलाइजेशन होती है कि जब आउटो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गया था तो वो सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए था, लेकिन भाई के मन में गिल्ट और गुस्सा इतना भर गया कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया। और उस रात जब वहाँ पर आग लगी थी घर में, वो छोटा भाई ही था जिसने वो आग लगाई थी, लेकिन ब्लेम आउटो ने खुद पे ले लिया। और उस दिन के बाद उसका भाई डिवाइन गेट देख पाता और एडेप्टर की फुल पावर को एक्टिवेट करता। अब यहाँ प्रेजेंट में आउटो की इमेजिनेशन मिडोरी और अकाने को उनका पूरा कन्वर्सेशन दिखाती है, जिससे पता चलता है कि ब्लू क्रिसमस के पीछे भी उसका छोटा भाई ही था। ये सुन के दोनों बहुत हैरान रहते हैं। बाहर स्कैंडेवियन गॉड रेडी हो रहे होते हैं, पर ओजी एलिना की डेथ के बाद और खून नहीं चाहता था, इसीलिए स्कैंडेवियन गॉड से वापस लेने लगता है, जिस प्रोसेस में वो खुद भी काफी इंजर्ड होता है। अंदर आउटो का छोटा भाई उस पे जानलेवा अटैक करता है, लेकिन अनडाइन बीच में आ जाती है और उसके अटैक को खुद पर ले लेती है। और अब फाइनली आउटो भी अपनी पावर का यूज करता है। उसका छोटा भाई ये देखकर थोड़ा समझता है कि आउटो कोई महान नहीं है, वो भी गलती कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि जब वो दोबारा मिलेंगे तब वो उनका फाइनल गुड बाय होगा। आखिरकार आउटो, अकाने और मिडोरी डिवाइन गेट में एंटर करते हैं। वहाँ पर उनकी इमेजिनेशन बताती है कि वही गेट की की है। और अब जब वो गेट के अंदर आते हैं तो पास्ट और फ्यूचर दोनों उनके कंट्रोल में होता है। अब वो अपनी विशेष को मांग सकते थे और वो कुछ भी बदल सकते हैं। पूरी दुनिया का फ्यूचर उनके हाथ में था। यहाँ पर मिडोरी के मन में बस एक ही विश थी, वो फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेना के साथ
वही दोस्ती का रिश्ता जीना चाहती थी जैसे वो पहले जीती थी। अकाने भी सोचता है कि काश वो अपने असली डैड के साथ एक नए तरीके से जिंदगी शुरू कर पाए, और दोनों ये अज्यूम करते हैं कि आउटो भी अपने छोटे भाई के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता होगा। इसी वक्त सेंटा फाइनली आर्थर के पास पहुंच जाता है, लेकिन लोकी वहां पर ऑलरेडी मौजूद था और वो कहता है कि ये अब वो पहले वाला सेंटा नहीं रहा। आर्थर कुछ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ चुप रहता है, जिससे सिचुएशन और भी इंटेंस लगती है। सेंटा फिर भी अपने दोस्त पर पूरा भरोसा रखता है। उसका मन कहता है कि आर्थर अब भी उसका ही दोस्त है, लेकिन अचानक से आर्थर सेंटा पर अटैक कर देता है। सब बहुत हैरान होते हैं, पर सेंटा उस मोमेंट में स्माइल करता और कहता है कि फाइनली हम कनेक्ट हो गए। उसके बाद सेंटा अपने पूरे ट्रस्ट के साथ आर्थर को उसका ओरिजिनल हार्ट वापस कर देता है, लेकिन आर्थर फिर भी सेंटा के साथ वापस जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका अब एक ही मिशन है, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो। वहीं मिडोरी, अकाने और आउटो डिवाइन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी स्कैंडिनेवियन गॉड उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब की बार उनके पास उनकी पावर नहीं थी, क्योंकि ओजी ने वो उनसे वापस ले ली थी। स्कैंडिनेवियन गॉड का मानना था कि किस्मत बदलने की पावर सिर्फ गॉड के पास होनी चाहिए, ह्यूमन के पास नहीं। इसी बात पर क्यू उनसे आर्ग्यू करता है। वो कहता है कि गॉड भी गलतियां कर सकते हैं, इंसानों से ये हक छीनना गलत बात है। क्यू उन गॉड्स को रोकता है और मिडोरी, अकाने और आउटो को डिवाइन गेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है। गॉड्स उनकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर गिंजी आता है, जो कहता है कि डिवाइन गेट का यूज पर्सनल विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। उसका मानना है कि गेट का यूज सिर्फ वर्ल्ड काउंसिल को ही करना चाहिए, ताकि दुनिया में ऑर्डर और रूल मेंटेन हो सके। अगर सभी अपनी इच्छा के अनुसार डिवाइन गेट का यूज करेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो की बोलता है कि अगर तुम्हें डर है कि दुनिया में रूल्स नहीं रहेंगे, तो क्यों ना इन तीनों को ही नया गॉड बनाया जाए। ये तीनों नए लीडर बन सकते हैं जो दुनिया को गाइड करेंगे। लेकिन मिडोरी, अकाने और आउटो को कभी भी गॉड बनना नहीं था। उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पर्सनल विशेष के लिए डिवाइन गेट को क्रॉस नहीं करेंगे। वो तीनों की को थैंक यू बोलते हैं, और जैसे ही वो अपना डिसीजन फाइनल करते हैं, डिवाइन गेट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। सब कुछ थोड़ा शांत होता है, पर तभी अचानक से आर्थर आता है और पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, एक सिंबल के तौर पर, जैसे कि वो पुरानी कहानियों और दर्द को खत्म कर रहा हो। बिल्डिंग के गिरने के बाद वो तीनों ट्रिस्टन से मिलते हैं। वो काफी हैरान होते हैं कि वो अभी तक जिंदा था। वो कहता है कि मैंने वादा किया था जब तक आर्थर को बिना मारे उसे वापस नहीं लाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। और न ही वहाँ पर कोई और नाइट मरा था, क्योंकि सुप्रीम गॉड ने सभी नाइट को बचा लिया था। सबके सब एक नए बिगिनिंग के लिए रेडी थे, और वो भी बिना डिवाइन गेट के और बिना किसी पर्सनल विश के। उन्हें सिर्फ अपने आप पर और अपने रिश्तों पर भरोसा था। और इसी तरह से ये कहानी अपने इमोशनल और सस्पेंसफुल मोड पर पहुंचती है। अकाने, आउटो और मिडोरी तीनों अपने डिसीजन से दुनिया को एक नए डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अपने जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आउटो का यंगर ब्रदर, जिसका रोल पूरी कहानी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो अभी भी एक बड़ा मिस्ट्री है। आउटो अपने छोटे भाई के साथ अपने बचपन के दर्द को लेकर काफी इमोशनल था। उसका भाई जो पहले डिवाइन गेट को देखने के बाद उनकी फैमिली के लिए एक ट्रेजेडी का कारण बन गया, और वो अभी तक अपने डिसीजन के साथ फुल्ली क्लैरिफाई नहीं हुआ है। छोटा भाई का गुस्सा और आउटो पर जो उसने अटैक किए, वो सभी अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। उसके इंटेंशंस और उसका पर्सपेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और क्या उसके एक्शंस का असली रीजन सिर्फ गुस्सा था या कुछ और भी था? आउटो और उसके यंगर भाई के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया। खैर, सीजन 1 यहीं पर एंड होता है और सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, तो अगर वो आती है तो उसको भी हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।